हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले यूनिट 1 पढ़ी थी पेपर सेकंड के लिए और ये यूनिट 2 है। तो हम इस यूनिट को पढ़ेंगे, उसके साथ में हम इस यूनिट को करने के बाद में यूनिट 3 पढ़ेंगे, 4th पढ़ेंगे और 5th पढ़ेंगे। इस तरह से हम सारी यूनिट कंप्लीट करने के बाद में इसका PYQ भी पढ़ेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में डिक्टोट देखने को मिल सकते हैं। तो हम पहले यूनिट पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ और पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपकिरण ज्ञात करने की विधि है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानक विचलन। सेकंड क्वेश्चन है, अपकिरण का सबसे आदर्श माप किसमें होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमाप विचलन में। मानक विचलन में हमेशा विचलन निकाले जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर माध्य से। इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, पूछा जा सकता है हमसे। मानक विचलन में मॉडुलस का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मॉडुलस का उपयोग नहीं किया जाता है। मॉडुलस का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है माध्य विचलन में। मानक विचलन का माप श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है, यह कथन सही है। मानक विचलन में बीजगणितीय चिन्हों की अवहेलना नहीं होती है। 2 या 2 से अधिक समंक श्रेणियों के अपकिरण की तुलना करने में कौन परम उपयोगी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानक विचलन। यदि किसी समंक श्रेणी में मानक विचलन गुणांकों का मान 0.459 आता है तो उस श्रेणी में विचरण गुणांक का मान कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45.9। यदि एक समंक श्रेणी का समांतर माध्य 24 है तथा मानक विचलन 8 है तो मानक विचलन गुणांक कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.33। तो ऐसे क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने होंगे। इनके एक फॉर्मूले होते हैं, वो आपको देख लेने हैं। आप उनको देख लीजिएगा और सॉल्व करके देख लीजिएगा कि आंसर आपके सही आ रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक विचलन की उपयोगिता के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्य कथन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 सही हैं, यानी कि मानक विचलन द्वारा 2 या 2 से अधिक श्रेणियों की तुलना की जाती है और किसी श्रेणी की सभी पद मूल्यों पर आधारित होती है। मानक विचलन के गुणों के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है केवल 1 और 2 सही हैं, यानी कि ये दोनों सही हैं। किसी श्रेणी के समांतर माध्य से उसके विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य के वर्गमूल को क्या कहते हैं? इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो इसको क्या कहते हैं? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानक विचलन कहते हैं। अपकिरण ज्ञात करने की एक रीति का नाम क्या है? प्रमाप विचलन। द्वितीय अपकिरण घात कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमाप विचलन को। अपकिरण का सबसे आदर्श माप होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमाप विचलन। किसी समंक श्रेणी के समांतर माध्य से उसके विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्ग के समांतर माध्य के वर्गमूल को उस श्रेणी का क्या कहते हैं? तो मानक विचलन कहते हैं। मानक विचलन की गणना में किन तथ्यों को सम्मिलित कर मानक विचलन की गणना की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी की। निम्न में से मानक विचलन की उपयोगिता क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त डी। श्रेणी के समस्त पदों के मध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों की माध्य का धनात्मक वर्गमूल होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानक विचलन। मानक विचलन का उपयोग कब किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। मानक विचलन ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य से किसी श्रेणी के पदों का वितरण निकाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर वितरण नहीं, पहले तो ये विचलन कर लीजिए, यहाँ पर विचलन होगा। तो विचरण कहाँ से निकाला जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। मानक विचलन किसके मध्य से ज्ञात किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है समांतर माध्य से। व्यक्तिगत श्रेणी में मानक विचलन का आकलन कितने प्रकार से किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार से। समांतर माध्य की स्थिति में कौन सी विधि उपयुक्त होती है? करेक्ट आंसर है प्रत्यक्ष विधि। प्रसरण किसके बीच में आधारित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानक विचलन का। प्रमाप विचलन के लाभ क्या हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रमाप विचलन की कमियां क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रमाप विचलन की 2 कमियां हैं। आवृत्ति आयत चित्र की सहायता से अनुमानित माप प्राप्त किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोइस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के बौद्धिक विकास स्तर की माप के लिए उपयुक्त माध्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माध्यिका। द्वितीयक चतुर्थक यानी कि Q2 को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माध्यिका कहा जाता है। एक अच्छे औसत के क्या लक्षण होने चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी।
केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी। बहुलक की गणना में वर्गांतर होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समान होने चाहिए। श्रेणी में बहुलक के लिए आवृत्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक होनी चाहिए। यदि किसी श्रेणी में अति सीमांत पदों को ज़्यादा महत्व ना दिया जाए तो उपयुक्त माध्य क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यिका। किसी परिवार में औसत बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए उपयुक्त माध्य होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर माध्य। एक्स के किस मान से निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27। बहुलक और माध्य का अंतर बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस माध्य, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो ये बराबर हो जाता है 15, 17 और ये अंक दिए गए हैं। इनकी माध्यिका एवं माध्य क्रम से क्या होंगे, तो इनको आप निकाल कर देख लीजिएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समूहों में 30 व 20 प्रेक्षण लिए गए हैं जिनके समांतर माध्य क्रम से 50 व 60 हैं, तो दोनों समूहों का संयुक्त समांतर माध्य क्या होगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 54। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? तो इनको आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, तभी आप इनको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अगर फॉर्मूले नहीं आते तो आप इधर उधर से सर्च कीजिए, लेकिन आप करके खुद से देखिएगा कि आपके आंसर सही आते हैं या नहीं आते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? 12 होगी। ए, बी एवं सी एक्स के मानों के 3 समुच्चय क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैचों की संख्या में कबड्डी टीम द्वारा बनाए गए अंक इस प्रकार हैं, ये अंक दिए गए हैं, ये मैचों की संख्या में बनाए गए हैं। टीम द्वारा बनाए गए अंकों की माध्यिका क्या होगी? तो इन सबको आपको देख लेना है। पहले तो आपको आरोही क्रम में इनको लिख लेना है, फिर आपको इनको जो पद हैं वो गिन लेने हैं, यानी कि जितने पद हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करके गिन लेने हैं, और जितने पद आपके निकले उनको ऊपर टोटल करके नीचे 2 से भाग दे देना है और आपकी माध्यिका निकल आएगी। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12। निम्न संचयी आवृत्ति वक्र से माध्यिका प्राप्तांक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35। ये अंक दिए गए हैं तथा इनकी माध्यिका एवं माध्य क्रम से क्या हैं, ये हमसे पूछा गया है, तो आप इसको भी निकाल के देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 व 14। इसका बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, बहुलक के लिए जो सबसे ज़्यादा बार अंक दिए जाते हैं वही आपका बहुलक हो जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15, इसका बहुलक हो जाएगा। ये संख्यात्मक तथ्यों के मूल्य के आसपास संकेंद्रण होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन द्वारा ज्ञात किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पित माध्य से। सामान्यतः जब भी माध्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तब इसका आशय क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका आशय अंकगणितीय माध्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह केंद्रीय मूल्य जो अनुविन्यासित समंक श्रेणी को 2 समान भागों में विभाजित करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माध्यिका। ऐसा पद मूल्य जो वितरण में सबसे अधिक बार आता है तो क्या कहलाता है, ये हमारा बहुलक कहलाता है। भार क्या होता है? तो भार होता है, ये होता है उपरोक्त दोनों वास्तविक और अनुमानित। सामान्य रूप से औसत आकार अथवा औसत माप की बात की जाए तो इसका आशय क्या होता है, तो ये होता है बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर माध्य होती है। माध्यिका को क्या कहा जाता है? तो स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है। भूयिष्ठिक क्या होता है? भूयिष्ठिक को जो होता है वो होता है प्रेक्षण जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय माप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक लोकप्रिय माप अंकगणितीय माध्य है। निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानक विचलन। नेक्स्ट है, समांतर माध्य से लिए गए मूल्यों के विचलनों का योग सदैव क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 होता है। किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में श्रेणी के सभी पद शामिल नहीं होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूयिष्ठक में। तैयार कपड़ों के माध्य आकार के लिए उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूयिष्ठक हो जाएगा। आवृत्ति आयात चित्र की सहायता से अनुमानित मान प्राप्त किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूयिष्ठक का। छात्रों के बौद्धिक स्तर की माप के लिए उपयुक्त माध्य कौन सा है? तो माध्यिका।
तो इस तरह से हमारे 65 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। सेकंड यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे पढ़ेंगे थर्ड यूनिट, फिर उसके बाद में फोर्थ यूनिट और फिर हम लोग 5 यूनिट पढ़ेंगे। उनके बाद में हम सेकंड पेपर का PYQ सेट करेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आपको हमारी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।